बहस का एजेंडा क्या है ये आपको हम बता देते हैं। पहले मेहमानों से तारुफ यानी परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, उनका अभिनंदन है, आध्यात्मिक गुरु। विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, उनका अभिनंदन है। और मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन है। लेकिन पहले बहस का एजेंडा, औरंगजेब का गुणगान, राणा सांगा का अपमान, सियासी है अरमान, वोट बैंक पर निगाहें, हिंदू आस्था पर निशाना और सड़क पर नो नमाज, क्या यह जायज है फरमान। आप तमाम लोगों का इस बहस में स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, इस देश में बीते कुछ हफ्तों से इतना हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? 50 सेकंड आपके। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में बोल दिया। अचानक क्या जरूरत थी भाई एआई के जमाने में औरंगजेब के बारे में बोलने की? फिर किसने बोला? राशिद अलवी, कांग्रेस के नेता। फिर किसने बोला? इमरान मसूद, वो टुकड़ा टुकड़ा फेम वाले, मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे वाले, कांग्रेस के नेता। फिर उसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो औरंगजेब की कब्र पे जाके मरसिया पढ़ के आए। अरे भाई, ये कौन ला रहा है ये मुद्दे? कौन ला रहा है मुद्दे? और उसके बाद रही सही कसर रामजी लाल सुमन जी ने क्या बोला है। मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। वो कह रहे मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। पूरा बयान क्या है सुनिए। पूरा बयान ये था, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान क्या बाबर की औलाद हैं? हम तो नहीं मानते। ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमान बाबर की औलाद है, अगर वो वापस नहीं ले रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, उसमें तुम किसके लिए है? ये तुम किसके लिए है? तुम हिंदुओं के लिए है? नहीं, उसमें तो काट छाट करके रखनी है ना। तो वहां पर तो एक रखना है, औरंगजेब से लेके बाबर तक कभी नहीं कहना है कि उसमें से कौन अशरफ था, कौन अजलफ था, कौन अरजल था, कौन शेख था, कौन सैयद था, कोई उसमें कोई बहना नहीं था, कोई अंसारी नहीं था, कोई गद्दी नहीं था, कोई घोसी नहीं था। मगर यहां पे आके लड़ाना है। और किस लिए? मुझे इसलिए इस बात पे दुख है, जो सभापति राज्यसभा कह रहे थे कि देश के जितने भी महान योद्धा हैं उनके साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, राणा संग्राम सिंह भारत की उस महान परंपरा के प्रतीक हैं जिनके लिए कहा गया है, तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 मतलब तलवार। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी। और अंत में मैं एक बात बोल दूं, अभी खड़गे जी बहुत दलित कार्ड खेल रहे थे। खड़गे जी के प्रांत कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए, दलित एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके भतीजे ने एक पोस्ट कर दिया था, उसको लेकर मुस्लिमों ने उनका पूरा घर तोड़ दिया। बाद में पीएफआई और एसडीपीआई वालों से अपनी पार्टी के दलित एमएलए के साथ नहीं खड़े हुए और आकर यहां राजनीति करने की बात कर रहे हैं। विवेक, आखिर में अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कांग्रेस छोड़ दी। अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने दुखी होकर कांग्रेस छोड़ दी। सोचिए इन लोगों के चेहरे क्या हैं। ये इन लोगों के लिए हर चीज में लड़ाई लगवाना है, हिंदू मुसलमान हो या जात बिरादरी। ओके, विवेक श्रीवास्तव, 50 सेकंड आपके पास है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। विवेक, देखिए, हिंदुओं में तो आप जाति में बांट देते हैं, दलित हो जाता है, महादलित हो जाता है, दलित में भी 2 हो जाते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, बनिया और ना जाने क्या क्या, ओबीसी सब करते हैं। मुसलमानों में तो नहीं गिना जाता ऐसा? गिनते हैं क्या? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अब ये मैटर्स को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये बाबरनामा पढ़ लें। 500 से 600 के वीडियो, या तो 560 या 590 पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने अपने एनवॉय को बाबर के पास भेजा था कि मिलकर के हम युद्ध करेंगे लोदी के खिलाफ। और भी मैं कई टेक्स्ट कोट कर सकता हूं, लेकिन राणा सांगा गद्दार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अगर आप एक राजा हो, आप अपने एलाइज बनाते हो। औरंगजेब की सेना के अंदर राजा जसवंत सिंह भी थे, राजा जय सिंह भी थे। शिवाजी की सेना के अंदर मुस्लिम सिपाही और सेनापति थे। तो यह कभी भी इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म की लड़ाई थी ही नहीं, राजाओं की लड़ाई थी। राजा आपस में लड़ते थे। और यहां तक कि जब औरंगजेब दारा शिकोह से लड़ने आया, दारा शिकोह के समर्थन में राजपूत सेना थी, औरंगजेब के समर्थन में मराठा लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरलॉर्ड्स थे। यह है सच्चाई। इसको कम्युनल रंग जब ये देते हैं, कम्युनल रंग जब आप देते हैं तो वो गलत है। आप औरंगजेब को गलत कहते हैं, कहिए, लेकिन उसके साथ वो सारे हिंदू राजा
जो थे, फिर उनको भी गलत कहिए। 30% से ज्यादा जो नोबेल्स हिंदू ठीक थे है, उनको भी गलत जी, जी, कहिए, सुधांशु। और 80% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी गलत कहिए। आपने तो प्रश्न पूछा जो हिंदू शुरू थे। में, जो बात डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बोली वही मेरा प्रश्न था आपसे जी। कि मुसलमानों में आप एक पूरा एक मुश्त गिनते हैं और दूसरी तरफ आप डिवाइड करते तो हैं। सर इस्लाम में है ही नहीं जातिवाद। इस्लाम में कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे धर्म में 4 वर्ण, गीता में, वेदों, हर जगह पे हमारे यहां वर्ण हैं। ये कहेंगे इस्लाम में वर्ण- आप कह रहे हैं अब ये इस्लाम में कहेंगे जातिवाद वर्ण होता नहीं है, है। जाति नहीं होती। हैं? ये कहेंगे वर्ण होता है, जाति नहीं होती। लेकिन क्लियरली भगवत गीता में 4 वर्ण है अच्छा या नहीं, नहीं? एक सेकंड, इस्लाम में जाति नहीं होती, हाँ, लिखित में क्रिश्चियनिटी नहीं, में भी जाति नहीं होती, नहीं होती। ठीक है ना? कोई भी पंडित मौलाना बन सकता है, कोई भी चर्च का फादर बन सकता है। ठीक है। हमारे यहाँ एक ये अधिकार मुसलमान सिर्फ एक जाति बताइए, को है। ठीक है, एक सेकंड, वो कह रहे हैं एक कि पसंदा मुसलमान बताइए जो मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम हाजी हाफिज बनाओ, बताइए। मैं बताता हूं, दर्जनों हमारे शेड्यूल कास्ट हैं। हमारी साध्वी निरंजन ज्योति शेड्यूल कास्ट भी है, महामंडलेश्वर भी हैं हमारे, कम से कम। और आपको याद हो वो शनि वाले महाराज जी, वो भी शेड्यूल कास्ट थे और धार्मिक गुरु भी थे। एक नहीं दर्जनों हैं, क्या बात करते। और सुनिए, मगर जब आरक्षण लेना होता है तो बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में जोड़ा, उसमें 73 मुस्लिम। अब जाति आ जाती है, उसमें 73 मुस्लिम। और जब ओबीसी कमीशन ने यह जवाब पूछा कि इतने सारे मुस्लिम कैसे हो गए, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, ये वो जातियां हैं जो कन्वर्ट होने से पहले भी वही थी, इसलिए वो यानी कन्वर्ट होने के बाद भी जात वही रहेगी। तब पूछा गया कि इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हो गया, इस पे उन्होंने मौन धारण कर लिया बंगाल वालों ने। क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि जातिवाद देश की समस्या नहीं रही? क्या ये कहना चाहते हैं देश में अनटचेबिलिटी कभी थी ही नहीं? तो राणा सांगो को गाली देने से, उनको गद्दार कहने कोई से गद्दार नहीं कह रहा। जातिवाद खत्म हो रहा है? उन्होंने जिस- औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने से क्या जातिवाद खत्म हो रहा है? औरंगजेब के साथ हिंदू राजपूत राजा गौशाला को बदबूदार कहने से क्या जातिवाद खत्म हो रहा है? बदबूदार की बात नहीं है। आप जब गाय कूड़ा खाती है सड़क पे, उसके लिए कोई नहीं करता। डिबेट है, गाय क्यों- कूड़ा क्यों- खाती है, क्यों गलत डिबेट है? उसके लिए प्लास्टिक बंद होना उतरे ना। चाहिए और उसके लिए मुहिम चल रही 25 है। साल से ज्यादा एमसीडी में बीजेपी का ओके, शासन एक था। सेकंड। क्यों है गाय सड़क पे? दिल्ली के एमसीडी ले दिल्ली आया, के अंदर कमाल की बात है। केरल में ओके, गाय एक सड़क सेकंड, पे एक काटी सेकंड, एक सेकंड, मैं आता हूं आपके पास राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, आपका इस चर्चा में स्टेक बहुत हाई है और मैं इसलिए जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं। औरंगजेब पर बयान जो अबू आसिम आजमी साहब ने दिया वो आपके सामने है। रामजीलाल सुमन, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने इंस्टिगेट किया, आपने उकसाया? अब कांग्रेस का एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश का साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को सांड तक कह रहा है, मतलब क्या बचता है बचाने को इसके बाद? अब एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामजीलाल सुमन जी के बयान का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं। नहीं, बाबर की औलाद। उन्होंने कहा बाबर मुसलमान बाबर की औलाद। बाबर की औलाद हैं। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं हैं। किस बीजेपी के नेता ने रामजीलाल बोला? सुमन ने जी सदन के अंदर यह बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, देख लें आप। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही तो कहते हैं हम महापुरुष लेकिन बीजेपी वाले आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। हाँ, हिंदू पूरे शब्द उनकी नहीं बोला था स्पीच क्योंकि में उनको हिंदू नहीं कहीं यूज करना, हिंदू वो बात शब्द सही है। नहीं है। लेकिन अमीश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कोई देखेगा उस पर यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था? या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे
तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और वो तब तक के नहीं था। हमने कहा जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए देखिए, रहते एक थे। सेंटेंस बोला और ये जब सब आप तो पूरा मगरमच्छ पकड़ना आपको क्यों देखने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं तो नहीं। और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था, ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। नहीं, आप जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी कुछ नहीं था उससे पहले। देखिए, नहीं, ये तो देश ही सन 47 में बना था, इससे पहले देश थोड़ी था। ये तो वो है ना भैया, ठाकुर इस तो कह रही है 14 में आजाद हुआ। नहीं, सुधांशु जी, आपकी एक बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला 2014 से पहले भारत जो था वो आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र था। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में। आजादी की अनुभूति 2014 में। और मैं बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए, यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। 1947 से पहले से लेकर 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। पहले काबुल से भागा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे, मेहरोत्रा जी उनके यहां रुके थे। 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा, और तो और जो जिस शहर में रहता हूं जाके देख ले, उन शहर के पुराने इलाकों से भागा, क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है वो जहां रहे। मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था, ये कहानी है, जागता हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको इसलिए हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है और इसीलिए विपक्ष भाग रहा है। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी कृपया, जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। जब देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रहा था, सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था, संविधान के रास्ते पर चल रहा था, तब इनके मन में पीड़ा थी। ओके, सेकुलरिज्म इन्होंने कहा मुस्लिम राष्ट्र। आखिरी बात एक लाइन, इन्होंने पता नहीं, हमारी पार्टी तो बनी 1952 में है और ये जोड़ दिए जाके उससे पहले हिंदू महासभा आरएसएस थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोम, नाम मैं इसका जवाब दूं। बिल्कुल आप दीजिएगा, क्योंकि पार्टियों के मां बाप की बात हो रही है।
पार्टियों के मां बाप की बात हो रही है। मैं ये अन्याय होगा विवेक श्रीवास्तव के साथ उनकी पार्टी का। एक मिनट, जी जी जी, एक लाइन, इसके बाद मैं दूसरों जी जी। और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, चूंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। बोलो भाई कौन बाप बना के रखा था। 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पर रखी हुई थी आपको पता है। आजादी मिली 47 में। 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल बताओ, भारत का पता है। 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा कौन, जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा गैलॉर्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बाप बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बाप बना के रखा हुआ था मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए ये चर्चा बड़ी हो रही है। विवेक और स्वामी दीपांकर और रशीदी जी 10 सेकंड लो जी, 10 सेकंड सुधांशु का जवाब जरूर दीजिएगा। सुधांशु जी इतने परेशान हो गए मेरे तर्कों से तो कि मेरे बजाय कांग्रेस पे हमला करने लगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। आपका राइट तो है, आपके राइट पे तो है। दूसरी बात, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मान नहीं है क्या? बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात, बिल्कुल सही कहा। अगर एओ ह्यूम भारत के लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रहे थे, कृपया वाक्य पूरा होने दें। तो कोई गुनाह कर रहे थे। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी एक अंग्रेज ने, ऑगस्टस हिक्की ने की। तो क्या हम पत्रकारों को भी हिक्की का नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भारतीय भाषा का बताओ, भारतीय भाषा का अखबार बताइए। आप तो भारतीय भाषा का उदंत मार्तन हिंदी का। तो फिर शुरुआत भारतीय भाषा से क्यों मान रहे हो? शुरुआत बंगाल गजट से हुई। हिक्की का अखबार था। नहीं, 1870 में हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। देखिए ना, इस देश का बाप औरंगजेब को कोई माने ना, और क्योंकि बापों की बात हो रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी का बाप कौन है। विवेक श्रीवास्तव एक लाइन के अंदर आपकी पार्टी के पिताजी कौन है, नाम लीजिए। किसने बनाई आपकी पार्टी? हमारी पार्टी के ओके, हमारी पार्टी के पिताजी मार्क्स हमारी पार्टी के पिताजी मजदूर हैं। पहले कार्ल मार्क्स और लेनिन, उनकी तो आइडियोलॉजी हम फॉलो करते हैं। तो बस खत्म बात हो गई। क्या हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ओके। मैं स्वामी दीपांकर और रशीदी साहब के साथ अन्याय होगा। स्वामी दीपांकर, ये देश सेकुलरिज्म के रास्ते पे अच्छा चल रहा था। ये जब से भारतीय जनता पार्टी वाले आए हैं तब से तकलीफें बढ़ गई हैं। तब से राणा सांगा को समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गद्दार कह रहे हैं, और अबू आजमी को भी इन्होंने मजबूर करा ये सब कहने के लिए। और दुर्गंध आ रही है गौशाला से, वो भी बीजेपी वालों ने करा मजबूर बस इतना कहने के लिए। और मैं कहना नहीं चाहता, मैं बहुत आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने साधु संतों और महामंडलेश्वरों को सांड कहा है। हमने सुना दादा। 14 से पहले तो सब सही था। एक रोचक बात आप सबको बताता हूं। मुझे कभी कभी हैरत होती है जब मैं गाय के विषय में या गौशाला के विषय में सुनता हूं। आपने भी सुना होगा, भगवान कृष्ण ने अपने हाथ पे गोवर्धन पर्वत ही उठाया था, क्योंकि गाय को मां माना जाता है। और यकीन मानिए गोरखपुर, गोवा, ग्वालियर, गोकुल, ये सब नाम गाय के उस पर ही है। और एक रोचक शब्द, आज जो गाय की ध्वनि निकलती है ना, जब वो मैं कहती है तो वो मां का उच्चारण होता है। और एक रोचक बात कहूं, रशीदी जी खड़े हैं, शायद मैं समझता हूं कि हदीसों में भी कहा गया है कि गाय के दूध में शिफा है। आप सोचिए कि जिस गाय को लेकर के इतनी महत्वता पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने कही, अवतारों ने कही या बड़े महापुरुषों ने कही, एक अगर ग्वाला ये बात कहे कि दुर्गंध आती है तो बड़ा रोचक होगा। पर इत्र से तो खुशबू ही आती है। नहीं, वो मैं मात्र इतना कहूंगा, देखिए मैं अखिलेश जी का सम्मान करता हूं, मैं मात्र इतना कहूंगा कि ये वोट का इत्र है, ये हमेशा सुगंधित ही रहता है। मगर एक अखिलेश जी ने यह भी बोला कि मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। अखिलेश जी क्या, उनकी पार्टी के कई नेता ये बात कह रहे हैं, ओवैसी भी यही बात कह रहे हैं। मैं दो तीन बात कहूंगा। आपने अभी देखा झारखंड में शिव की बारात पर पथराव, उससे पहले रामनवमी पर पथराव, उसके बाद आज वर्तमान 2 दिन पहले फिर पथराव, और उसके आप मुरादाबाद आ जाइए, महिलाएं कीर्तन कर रही थी,
उन्हें कीर्तन करती महिलाओं पर पथराव। आप नागपुर चले जाइए, आईपीएस का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया गया, महिला आईपीएस की वर्दी नोच ली गई, नोचने की कोशिश की गई। उससे आगे आ जाइए, कश्मीर में क्या हुआ, उससे आगे चले जाइए, हिंदुकुश में क्या हुआ, कांधार में क्या हुआ, उसके बाद वर्तमान केरला फाइल झूठ लग रही है तो बांग्लादेश ये मैं ये एक बात नहीं समझ पाता दादा अमीश, ये नेगेटिव खराब हैं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, यहाँ रहना नहीं चाहिए। सीधा बोल दीजिए, अगर मेरे फैक्ट्स में कमी हो तो प्लीज आप लोग चेक कीजिए। आप ये बोलिए ना कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कैडर नागपुर में गया था और इंस्टिगेट किया। मुझे सब बीएसपी और बजरंग दल ने करा सब। मुझे मेरे फैक्ट्स इन्हें गलत लगेंगे, ये चाइनीज दूरबीन और चश्मा लगाकर देखते हैं, इन्हें हमेशा मेरे फैक्ट्स गलत लगेंगे। आप पहले बताइए मेरे फैक्ट्स गलत, मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कहूं, मैं उसकी बात आपके बात का बात तो उत्तर दूंगा। मैं पहले सीधा बोल दीजिए मुसलमान बुरे हैं। ये अधिकार है, बोलिए आप स्वामी जी। गलत बात है। मैं आज अगर हिंदू की बात चलती है तो हिंदू जाट है, गुजर है, यादव है, पंडित है, ब्राह्मण है, दलित है, वाल्मीकि है। कोई ये नहीं कहेगा कि टोंक में तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले वाल्मीकि परिवार की बिटिया के विवाह को क्षत्रिय समाज ने अपने घर में बुला करके बिटिया को वहां से चलाया। नहीं कोई बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसे बताएंगे तो एजेंडे पर पलीता लग जाएगा, और पलीता लगवाना नहीं है। तो मैं रोचक बात यह कह रहा हूं कि भाई साहब अभी कह रहे थे कि मुस्लिम में तो जाति नहीं होती। अच्छा, रोचक यह है, दिन के उजाले में आप लोगों के सामने गूगल नेटवर्क सब लोगों के पास है, एआई के युग में झूठ बोलते हुए शर्माते नहीं है। 4% मुस्लिम को, गरीब मुस्लिम को कहा कि सरकारी उसमें ठेके में आरक्षण दिया जाए। 1 करोड़ का ठेका अगर जो गरीब है तो ले पाएगा? मतलब जवाब रशीदी जी, ये क्यों, ये राजनीति ऐसी हो गई है, ये राजनीति ने इस तरह से मजबूर कर दिया है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि राणा सांगा के लिए कोई गद्दार शब्द का इस्तेमाल करे और औरंगजेब की तारीफ करे इतने बड़े मन से। क्यों हो रहा है? और साधु संतों को सांड कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है, हिंदू मुसलमान में नहीं हो रहा है, हिंदू में हो रहा है। ये मुझे बड़ी खुशी है। हम एक साइड हो गए, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम लोग लड़े, इन्हें खुशी है। नहीं, उनको पता है लड़ने वालों को। मैं जो कह रहा हूँ सुन तो लीजिए महाराज। कमाल कर दी महाराज, आप तो गलत ले गए उस बात को। मैं सही लेकर दूसरी गए। दूसरी बात ये कि मुसलमान के लिए औरंगजेब हमारे लिए आइडियल नहीं है। औरंगजेब कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। आपके बगल में नहीं, जो भी कर रहा है जी, मेरे बगल में तो सारे खड़े हैं। नहीं, जो बिल्कुल पास खड़े हैं, नहीं सभी कर रहे हैं। मैं जो पास खड़े और जिनसे आपको आस है। देखिए, बोलिए आपकी टर्न। हम दो मुस्लिम हिंदू धर्म गुरु हैं, हमें दोनों को नहीं बोलने दे रहे हो आप। नहीं बोलिए, मेरे पीछे आप पड़ गए, उनके पीछे वो पड़े हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, औरंगजेब हो या कोई भी हो, जिसमें थोड़ी बहुत जो भी आस्था है, उन प्रतीकों को क्यों छेड़ा जाए? संघ के एक बड़े आदमी ने कहा, बड़े नेता ने कहा, आपने भी सुना होगा, वो कहा कि भाई औरंगजेब पर अब बात करना ये तार्किक नहीं है। सुनील अंबेडकर जी ने। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये बिला वजह के राजनीतिक मामले हैं सारे के सारे। अब समाजवादी के एक नेता ने औरंगजेब की बात को उठाया और बैकआउट कर गए। यानी उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुझे जानबूझकर कहलवाया गया मुझसे, और मैं कुछ नहीं जानता। किसने कहलवाया आपकी राय में किसने कहलवाया? वो छोड़िए उस बात। क्यों छोड़े? नहीं, आप छोड़ने वाले कहां? आप तो पकड़ने वाले हो। किसने कहलवाया? ये समाजवादी के लोग कह रहे हैं ना इस बात को। समाजवादी के लोग ही कह रहे हैं कि उनसे कहलवाया गया। अब ये इनसे पूछे कि किसने कहलवाया है। अच्छा, अभी पूछ लेता हूं, किसके इशारे पे बोला गया? खुलासा तो कर दीजिए अगर आप बोलना चाहें तो। नहीं, वो बहुत समझदार नेता, किसी के इशारे पे नहीं बोलते हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं। कोई किसी के इशारा, हाँ, पार्टी के इशारे पे तो बोलते हैं। नहीं, मैं भाटी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं आप, और एक जमाने से कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं, आप समाजवादी के प्रवक्ता हैं, इसलिए पूछ लेता हूँ। आप मुझे 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो मुसलमानों के लिए समाजवादी ने किए हों। मतलब आप इस देश के मुसलमान को पहले बाबर में उलझा के रखा, फिर औरंगजेब में उलझा के रखना चाहते हैं। इनको तालीम में उलझाइए, इनको पढ़ाई में उलझाइए, इनको अब्दुल कलाम में उलझाइए। कभी कोई बुरहानवारी में उलझाने का प्रयास करता है कश्मीर से। ये जवाब दे दे, मैं फिर एक बात कहूंगा। जी भाटी साहब 100% आपकी बात से सहमत हूं। औरंगजेब बाबर पर चर्चा करने से मुसलमान को ना हिंदू को कुछ नहीं मिलने वाला।
मुसलमान के लिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए, बराबरी चाहिए, भाईचारा चाहिए। बड़ी अच्छी बात। तो राणा सांगा को गाली तो नहीं चाहिए ना? समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इन्होंने ये पूछा। जी। बीजेपी ने क्या नहीं किया और समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आप अपना बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूं। आपको खतरा पहले क्यों पैदा हो गया? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी 18% आबादी को एक भी टिकट नहीं देती है। समाजवादी पार्टी टिकट देती है। आज भी हमारे 4 सांसद हैं, एक राज्यसभा में, 5 सांसद मुस्लिम हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें मंत्री भी बनाती है। नंबर 1 ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव नहीं करती है। उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करती है, वजीफे की व्यवस्था करती है, बेटियों को कन्या विद्याधन देती है। और हम भाईचारा पैदा करने का प्रयास करते हैं। हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। अच्छा, अब सुनिए। ठीक है बिल्कुल। 30 सेकंड। मैं दो बातें कह रहा हूं। जी 30 सेकंड है। ये मुसलमान को वहां से टिकट देते हैं जहां से कांग्रेस भी टिकट मुसलमान को देती है, बसपा भी वहीं से मुसलमान को देती है, समाजवादी भी वहीं से मुसलमान को दे देती है। आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। हमने इस बार 4 टिकट दिए, चारों जीत का है। अरे कमाल, चारों जीत का है। अक्सर मुसलमान हारते हैं। अक्सर जहां मुसलमान 4 देंगे, जब हम 16 दे देंगे। सुधांशु जी, जिस दिन आप 4 देंगे, हम 16 दे देंगे। अरे ले तो मतलब खुद नहीं मान रहे 18%। अभी देखिए बोल रहे थे 18%। खुद आगे। अरे ठीक है, मैं विषय पर आता हूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। विवेक, सुधांशु त्रिवेदी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल 10 सेकंड। देन सुधांशु एंड विवेक। ओके, शांति। ऑडियंस के सवाल ले रहा हूं मैं इसके बाद। ये करते हैं कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन में है, सीट निकलने की बात होती है, वहां ये सब पार्टियां मुसलमानों को खड़ा कर देती हैं। मुसलमान हार जाता है और बीजेपी का आदमी निकल जाता है, ये दूसरी पार्टी निकल जाती है। तीसरी बात, इनकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में हमेशा मुस्लिम बच्चे ज्यादातर या तो वो जेब काटते थे, या रास्ते लूटते थे, या उल्टे सीधे काम करते थे। अपमान कर रहे हैं इतने बड़े। नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं सर। मुसलमान खाली जेब नहीं काटता, मुसलमान भाई कमाल की बात, रडार भी बनाता है। अपमान नहीं है, मुसलमान ये हवाई सच्चाई जहाज भी नहीं है, बनाता है। ये सच्चाई। मुसलमान अरे डॉक्टर भी है, वैज्ञानिक भी है। अरे यार, मैं जो बात, आप कहाँ गलत ले जा रहे हैं उसको? वो टेलर की आप दर्जी कहाँ की गलत बात कर रहे हैं, आप कहाँ गलत बात कर रहे हैं? भावनाओं में बह गए। आप कौन सी बात? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, इन्होंने मुझे समझ में नहीं आ रहा सवाल क्या पूछूं। अमीश, इन्होंने मुसलमानों को इतनी छूट दे दी, मुस्लिम बच्चों को, कि वो बजाय एजुकेशन में जाने के, बजाय सही लाइन पे जाने के, गलत लाइन पे रहे। गलत लाइनें क्या क्या? आज वो बच्चे, गलत लाइनें कौन कौन है? 1 2 3 मैंने बताया ना अभी। मैंने बताया ना अभी। जी। बसों के अंदर सारे जितने जेब कतरे होते हैं, अक्सर मुसलमान होते हैं उनमें। नहीं, मैं ये अक्सर मुसलमान होते हैं। मुझे घोर आपत्ति है मौलाना। नहीं, और ये इनकी छूट की वजह से, घोर आपत्ति है। आप ये इनकी छूट की वजह से समुदाय का अपमान कर रहे हैं आप। मैं समुदाय का अपमान नहीं कर रहा हूं। मुझे घोर आपत्ति है। अरे मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, आप ना माने उस बात को। मुद्दा ही कुछ इन्होंने गवाह कुछ कह रहा है। सुनिए, इन्होंने इतनी छूट दे दी है। आप तो बीजेपी को वोट करा है। अरे सुनो मेरे भाई, बीजेपी वोट करा है हमारे। आप कह रहे हैं बस करिए, चलिए, हुआ। ओके, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आज वो मुस्लिम बच्चे सही लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो बच्चे सही लाइन पे लगे हुए हैं। यू मेड योर पॉइंट। ओके, आपको लग रहा है कि उस समाजवादी पार्टी की सरकार में गलत राह पे लगते थे, अब सही राह पे लगे हुए हैं। मेरा सवाल भाटी जी से है। जी। उन्होंने अभी कहा कि बीजेपी अगर मुस्लिम को सीट नहीं देती है या टिकट नहीं देती है तो भेदभाव करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप सिख को, जैन को या और किसी धर्म के लोगों को अगर टिकट नहीं देते हैं तो क्या उनसे भेदभाव करते हैं? एक अच्छा सवाल है। ओके, एक सेकंड। और सवाल किसका है? हाथ खड़ा करिए। एक सेकंड, हाथ खड़ा करिए। ओके, क्या सवाल है? मेरा सवाल मंदिर मस्जिद के ऊपर है, जो इन सब की जड़ है, भाईचारे को जो डंट लग रहा है। जब इस्लाम में दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, तो भारत का मुसलमान क्यों उसके पीछे पड़ा है कि कोर्ट में जाके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये करता है कि हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट छोड़ क्यों नहीं देता? छोड़ क्यों नहीं देता? ओके, लेकिन अब तो एक नया बिल भी आ गया है जो देश के गृह मंत्री लेकर आए हैं। उसमें तो घुसपैठियों को भी निश्चित तौर पर चिन्हित होना पड़ेगा। ओके, राजकुमार भाटी। तो भाई ने जो सवाल पूछा है, इनका काल्पनिक सवाल है, इन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। हमारी पिछली सरकार में 12 से 17 में एक सिख मंत्री भी थे। आप कह रहे हैं टिकट नहीं देते हैं। जैन भी रहे हैं, जैनों को भी हमने टिकट दिए, हम भेदभाव नहीं करते। ओके, अच्छा, ओके, जी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो मुसलमानों ने नहीं बनाया, वो भारत की सरकार ने, भारत की सरकार ने बनाया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं आता हूं इस विषय के ऊपर। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया है, उसमें भी कहा जा रहा है कि अब एजेंडा विवेक श्रीवास्तव को बुरा लग रहा है, वो बिल क्यों पास होगा, उस बिल से अब क्या क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं, भारत की संसद में दिया गया स्टेटमेंट है, नेता का नाम बाद में बताऊंगा। दिस बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हैज बिकम ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम।
and it is becoming a threat to the country, and I am having list of both the Bangladeshis Muslims and the Bangladeshi Hindus. I want, when this serious problem will be discussed in the parliament. ये किसने बोला था? 4 अगस्त 2005 ममता बनर्जी। और जब उन्हें डिस्कशन की नौबत नहीं आई तो उन्होंने गुस्से में फाइल स्पीकर के ऊपर फेंक दी, और आज स्पीकर आज कहती हैं सोमनाथ चटर्जी पे भारत के अभी इसके बाद तो इधर तो पिछले कुछ सालों में विपक्ष ने ऐसी बहुत हरकतें की, वरना उससे पहले स्पीकर की चेयर के ऊपर फाइल फेंकने का वो भारत के इतिहास का, इवन ब्रिटिश टाइम से भी जोड़ लें तो इकलौता उदाहरण था। मगर आज वही ममता बनर्जी कहती, मैं देखती हूं कौन बाहर निकालता है इनको। सीधी सी बात है के ऊपर 40 सेकंड। ये सरकार एक के बाद एक कम्युनल बिल्स लाएगी जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, मुसलमानों को तंग। कम्युनल बिल क्या है? लेट मी स्पीक, आपने उनको बोलने दो। पहली गलती इनकी जो उन्होंने फैक्चुअली इनकरेक्ट बोला, इन्होंने बोला साहब 1976 में अमेंडमेंट के पहले तो ये देश सेकुलर था ही नहीं। सर, इट वाज ओनली अ रीइटरेशन। अगर आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा और हर धर्म की एक इक्वल मान्यता है, यह कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था। 76 में कम्युनिस्टों के कहने पे सिर्फ इसको बोल्ड करके रिटरेट किया गया। तो यह गलत है कहना कि इसके पहले देश सेकुलर नहीं था, पहली गलती। दूसरे कांग्रेस का बेड़ा करने में लेफ्ट का ही हाथ है, इसका मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देश सेकुलर है, हमारा हाथ है, हमने अमेंडमेंट करवाया, मिसेस गांधी ने माना। अब आ जाते हैं इस बिल के ऊपर, सीए एनआरसी लेकर के आए, बोला कोई भी उत्पीड़ित अगर होगा तो अगर वो मुसलमान है तो नहीं आ सकता, हिंदू है तो मानेंगे वो पीड़ित है। उसके बाद दूसरा नैरेटिव सुनिए, फिर कहते हैं नहीं मुसलमान भी एक नहीं होता, उसमें भी जातियां होती हैं, उसमें भी उत्पीड़न होता है। अगर उत्पीड़न होता है तो जब आपका सीए आपने पास किया था उसमें मुसलमान आपने क्यों नहीं जोड़े? जी बिल्कुल ओके। सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले इनका बता देता हूं, यह कांग्रेस पार्टी की असम सरकार का अप्रैल 2014 का रेजोल्यूशन है, तरुण गोगोई सरकार का, कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और बौद्धों को ही दिया जाना चाहिए। बीजेपी कम्युनल बिल लेकर आ रही है। मैं कम्युनल बिल कहने की कोशिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह एज लीडर ऑफ द अपोजिशन टू होम मिनिस्टर एलके अडवाणी, उनका सदन में दिए गई राइट अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान से आने वाले सिर्फ हिंदू और सिख को देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का कोझिकोड का 2010 का रेजोल्यूशन अवेलेबल है जिसपे उन्होंने कहा सिर्फ वहां रिलीजियस माइनॉरिटीज को देना चाहिए। 2003 की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, मतलब सरकार हमारी थी, मगर जो कमेटी बनी थी उसमें जानते कौन थे? उसमें जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, लालू प्रसाद यादव जी थे, कपिल सिब्बल जी थे, अंबिका सोनी जी थी। उसमें रिकमेंडेशन लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों को हमें सिटीजनशिप देनी है, और आगे शायद क्लॉज पॉइंट नंबर 8 या 9 में लिखा है मेजॉरिटी वालों को नहीं देनी है। ठीक है, ये किसने लिखा है? उसको और लास्ट में एक बात कह दूं, इनके मुंह से कितना अच्छा निकला कि 1976 में कम्युनिस्टों के कहने पर इन्होंने सेकुलर जोड़ा। भाइयों, जाके पढ़िए मित्रों किन्स आर्काइव केजीबी अंडरवर्ल्ड पार्ट 2, समझ में आएगा कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या कम्युनिस्टों के कहने पे किया है उस जमाने में। तभी ये देश बचा हुआ है, सरकार बंदी थी, तभी ये मुल्क बचा हुआ है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी 10 सेकंड, देन स्वामी दीवान। बांग्लादेशी मामले में और नागरिकता के मामले में इनकी बातों से अगर सहमत भी हुआ जाए तो इन मुद्दों को केवल ये भ्रम पैदा करने के लिए उठाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनकी सरकार को 11 साल हो गए। 11 साल में कौन से बांग्लादेशी को आपने बाहर निकाला, हम और किसको नागरिकता थी? ये केवल भ्रम फैलाने के लिए करते हैं। बांग्लादेशी कुछ नहीं, कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे भाई, चार्टर तो आप भी नहीं गए। बांग्लादेशी ओके, बांग्लादेशी कैसे आते हैं? ओके, किसके अंडर हैं? मैं एक रोचक आपसे बात कहना चाहता हूं और बड़ी अच्छी बात आज मुझे लगी। ये तो सुधांशु भाई तो हमें लगता है सरकार का हिस्सा हैं, और सुधांशु भाई को कहूंगा कि ये सभी करोड़ों हिंदू आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे। आप एचएम से कहिए कि इस कूड़े को वहां फिकवाओ, ये सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे, ये सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे जो घुसपैठिए नाम का कूड़ा भारत में है। एक मिनट दादा, दूसरी रोचक बात कहना चाहता हूं, क्या प्रौढ़ सभा इस बात को आश्वस्त करती है कि कल इन बच्चों के अधिकार वो लोग नहीं लेंगे? बिल्कुल। क्या प्रौढ़ सभा इस बात को आश्वस्त करती है कि इनके रोजगार, इनके रोजगार? गलत कह रहे हो आप यार दादा, एक तो बोलने नहीं देते कोई, आप बोलिए, मैं बोलने दे रहा हूं ना। बोलिए मैं मात्र भी कर लो ना भाई। अगर बांग्लादेशी खतरा है यहां पर तो खतरे को बोलूंगा ना। आप खतरा है क्योंकि मुसलमान है, नेपाली आएगा, खतरा नहीं है तो हिंदू है। रोचक सोचिए, अब ये बात थोड़ी ना होती है। इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। आप से अपील करिए इतनी बड़ी बात सिक्योरिटी एजेंसी दादा, को टाइट अमीश करे बाबू कि घुसपैठिया हो। अमीश बाबू कहो तो वहां आकर बैठ जाए भाई।
नहीं नहीं नहीं, आप वहीं रखिए, मैं आता हूं आपके पास डबल माइक लेकर। बोलिए, आप इधर आइए, आगे निकल के अपनी बात नहीं, मैं कीजिए। सही खड़ा हूं। जी। मैं मात्र इतना तक कहना चाहता हूं इन सब बच्चों से, युवाओं से, कि सिर्फ मुस्लिम है इसलिए बांग्लादेशी है चलेगा, मुस्लिम है रोहिंग्या है इसलिए चलेगा, इससे बढ़कर क्या चाहिए? ओके, सवाल ऑडियंस के सवाल, बिल्कुल आप बोलिए, ऑडियंस के सवाल, हाथ खड़ा करिए आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी, खड़े होइए। जी जी जी, एक लाइन से जी। इन्होंने कहा कि मुस्लिम है इसलिए वो है। अब मैं सिर्फ यूपीए सरकार कोट कर रहा हूं। सूरत में ब्लास्ट हुए, उसमें बांग्लादेशी पकड़े गए। जयपुर में ब्लास्ट हुए, बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़े गए। आजाद मैदान की घटना 2012, बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जहां बुद्धा पार्क और महावीर जी की मूर्ति तोड़ी गई, वहां बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़े गए। एक बताइए कोई बांग्लादेशी हिंदू पकड़ा गया हो? मैं चुनौती कर गया था, एक नेपाली हिंदू पकड़ा गया हो आतंकवाद करते हुए? बताओ ना, आपकी सरकार के जमाने में कि सारे आपकी हिंदू सरकार, बहुत यूपीए की अच्छे, सरकार, सारे मुसलमान बहुत बुरे। जागरण अलाउड है, आप कर सकते हैं, सड़क रोक सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबा जाम लगे, कथावाचक आए, खूब करिए, सड़क रोकिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पंडाल में पांच करते हैं, गलत पांच बोल रहे मुसलमान हैं। बैठ के आप तो- नमाज आप तो ये भी पढ़ेंगे, justify तो करते हैं पुलिस ना। वाला लात से मारेगा। देखिए, पहले उनकी बात का टेक्निकल जवाब दे दूं। कोई भी भंडारा करे अथवा पंडाल लगाए, परमिशन ले और लगाए, कोई समस्या नहीं है। हमारे जो भी होते हैं, दुर्गा पंडाल हो या गणपति पंडाल हो, सब परमिशन लेके होते हैं। बगैर परमिशन के आप नहीं सड़क होते। रोकेंगे तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात, गलत। जब आप खुद कहते हैं कि नमाज का प्लेस से कोई कनेक्शन नहीं है, आपने एक नहीं दर्जनों बार देखा होगा कि बगल में पार्क खाली है, भाई पार्क में जाके कर लो, मगर सड़क के ऊपर ही क्यों करना है? यह दर्शाता है कि आपके मन का। और दूसरी बात, पिछले 2-3 ईद गुजरी है उत्तर प्रदेश में, सब शांतिपूर्वक रहा, बगैर सड़क के सब अंदर हो गया ना, तो इसका मतलब हो सकता है, मगर उसके बावजूद इन लोगों को उसे भड़काने के लिए प्रयास करना। और फिर देखिए हिंदू धर्माचार्यों के बारे में कैसी कैसी बात कहते हैं, और खुद फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में साष्टांग दंडवत करते हैं वो, जो जाके कहते हैं। और सुनिए, फिर अचानक मार्क्स उड़ जाता है। मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम है, सुनिए, तो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए धर्म अफीम है, और जब इस्लाम के कदमों में जाते हैं तो वो सबाब है साहब, वो तो इनायत है, वो तो इबादत। इनको जोड़ दीजिए हमारे साथ, हम तो तैयार खड़े हैं। जी जी जी, आ जाइए हमारे ये साथ। मात्र हिंदू धर्म के लिए अफीम है, बाकी सब धर्म इनके आप- लिए। आपको बाकी- क्या शब्द से बाकी- नाराज है? मैं बोलना नहीं मैं चाहता। वही कह रहा मैं हूं, आपको मैं न्योता वही दे रहा हूं, आप हमारी ये मूवमेंट बात में इतनी- स्वामी इनको बुरी बात बोली। स्वामी दीपांकर मैं ना हूं। हिंदू धर्म इनके लिए अफीम है, बाकी सब करीम हम ऊपर लगाए घूम रहे हैं। क्या सवाल आपका? सर आप तो समाजवादी पार्टी से ना, आप तो नहीं, मतलब उन्हें क्या पता मैं समाजवादी पार्टी ट्रू हिंदू नहीं है ना सर? ट्रू हिंदू नहीं है। ओके ओके ओके, सवाल क्या है आपका? पहले आप बोलिए क्या सवाल है यही तो आपका? नुकसान क्या हुआ पॉइंट बोलिए, आपकी 5 बात बात बोलिए। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है जी, कि सर जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो आपकी पार्टी के नेता ने ही पुलिस प्रशासन को रोका था कार्रवाई करने से, और आज योगी जी की सरकार में जब दंगे हुए हैं, संभल की बात करें या कहीं और की बात करें, तो पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई ओके करता है। ओके ओके ओके, क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, अभी अभी योगी जी का बयान आया है कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जी। तो मेरा यह सवाल सपा को तो है कि क्या यह वाक्य सही है, अथवा मेरा यह सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर जी, से जी, भी है, क्या यह सही है? ओके ओके, पहले रशीदी साहब बोले। रशीदी साहब आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित है? ओके, 40 रमेश सेकंड। भाई, मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ जामा मस्जिद पे चलिए स्वामी जी। कुरैशी के कबाब के बाहर लाइन लगी मिलेगी आपको, 80% हिंदू 20% मुसलमान। चलिए जामा मस्जिद पे, और रात के 2 बजे तक ना मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है, वोट बैंक खतरे में है। किसका? ये सब वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आप, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, देखिए वो जो आप इंडी गठबंधन सर का कॉमन वाला वोट बैंक है। सर एक मिनट, आपने सारी सभा आपने लूट ली। अब सुनिए, राणा सांगा के बारे में अगर किसी ने गद्दार कह दिया वो बुरा है, नहीं कहना चाहिए। नमाज पर क्यों बहस हो रही है? ये कोई नमाज आज हो रही है? आजादी से लेकर अब तक नहीं, नमाज तो होनी भी होती चाहिए। आइए, आप पहाड़गंज में चले जाइए, पर रोड सुधांशु जी, पहाड़गंज में हिंदू है टोटल, लेकिन ईद की नमाज के लिए वो हिंदू सड़क धोते हैं कि सड़क पर नमाज हो जाए, नमाजी को परेशानी ना हो। हिंदू करता है इस काम को। आप उस सद्भावना को, उस एकता को तोड़ने पर क्यों लगी ये सारी सियासी पार्टियां? लास्ट राउंड सुधांशु त्रिवेदी है, राजकुमार भाटी एक एक करके जवाब दे रहा है। एक सवाल आपसे, एक सवाल राजकुमार भाटी से। राजकुमार भाटी, गौशाला को दुर्गंध कहना गलती है समाजवादी पार्टी की? 5 सेकंड में जवाब। हम गौपालक हैं, हम गाय की सेवा करते हैं। गौशाला में दुर्गंध नहीं है, गौशाला में जो भ्रष्टाचार है उसमें दुर्गंध। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक लाइन इस पे इत्र से, हाँ आप ही की बात आ रहा हूं, इत्र में इत्र वालों से खुशबू आ रही है और गौशाला वालों से बदबू आ रही है,
क्यों? 5 सेकंड। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा कुल घालक आएगा जिसे बकरा कटने में खुशबू मिलेगी और गाय में बदबू पाएगा। जी जी, अगला सवाल मेरा, अगर गौशाला से दुर्गंध आ रही है तो कभी मीट की दुकान से दुर्गंध आई है आपको या आपकी पार्टी को? 5 सेकंड में जवाब। कभी बोला आप लोगों ने? मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैंने जीवन में कभी मांस मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए, सवाल मुझसे पूछ जी। मैंने कभी जीवन में मांस नहीं खाया, लेकिन कोई मांस खाया तो मुझे उससे नफरत भी नहीं है। ठीक है। रही बात ये, गौशाला में मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, 5 सेकंड। गौशाला में दुर्गंध नहीं है, उसके भ्रष्टाचार में दुर्गंध। ओके, ये बार-बार एक लाइन को बोलना कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी नफरत का एजेंडा फैला रही है, इस बात में कितना दम है? नफरत का एजेंडा जो है आज के इस इंफॉर्मेशन बूम के दौर में चिन्ह होता नजर आ रहा है, इसलिए समस्या है। ओके, इसीलिए एक लाइन में कह दूं, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता है। ओके, राजकुमार भाटी, सड़क पर नो नमाज क्या जायज है? ये फरमान सड़क पर नो नमाज क्या जायज है? ये फरमान नहीं, सड़क पर कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मस्जिद के आगे, मस्जिद में ज्यादा नमाजी आ जाते हैं और 10-20 लोग बाहर तक आ जाते हैं तो कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। ओके, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सुधांशु त्रिवेदी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मोदी के हिंदुस्तान में, मोदी के देश में क्या इस देश का मुसलमान सुरक्षित है? यदि ये नहीं होता तो ये मांग नहीं करते कि सीए में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को क्यों नहीं मान्यता दे रहे हो। इसका मतलब ये खुद कह रहे हैं कि परचमे हिलाल के झंडे तले दामने रहमत की सरजमी में मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है? राजकुमार भाटी, पहली बात तो हिंदुस्तान मोदी का नहीं है, सवाल है 142 करोड़ सरकार है, इसलिए पूछ रहा हूं, मोदी की सरकार में मुसलमान सुरक्षित है? हमें इस हिंदुस्तान पर गर्व है, यहाँ हर कोई सुरक्षित है जी। ये देश सेकुलर है, ये कितनी भी कोशिश करें इस देश का भाईचारा टूटेगा। ठीक है, अच्छा, ओके, औरंगजेब से जो कहानी शुरू हुई वो राणा सांगा तक गई, एजेंडा क्या लगता है? एक लाइन में एजेंडा क्या लगता है सुधांशु त्रिवेदी? एजेंडा केवल यह है कि 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ओके, आपसे आखिरी सवाल है और संभल के जवाब दीजिएगा इसका। क्या आपको लगता है औरंगजेब से राणा सांगा तक आपसे गलती हो गई और कहना चाहिए राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई? ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिससे कभी गलती ना होती हो। तो मान रहे गलती हुई है? नहीं, आपके औरंगजेब और उसमें गलती हुई है। देखिए, मैं आपके सवाल का ईमानदार और गंभीर जवाब बिल्कुल दीजिए। चाहे गलतियां हुई हों किसी से भी, लेकिन जब ये औरंगजेब उठाएंगे तो जसवंत सिंह और जयसिंह भी उठेंगे साथ में। बिल्कुल, हर दौर में, हर दौर में बाबर को उठाएंगे तो राणा सांगा का नाम भी आएगा। हर दौर में जयसिंह और जयचंद रहे हैं। आपने जो बोला उसी पे मुझे अचानक ध्यान आ गया, एक लाइन बोल दूं। जो आपने कहा ना मुझको राणा जी माफ करना, इनको ये कह देना चाहिए, एक लाइन आगे ऐड कर देता हूं, मेरी सारी बुद्धि मार्क्स, मैकाले और मौलाना के कदमों में जाके सो गई, मुझको राणा जी माफ करना। शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे तमाम मेहमानों का। आज के कार्यक्रम में, आज के इस सुपर डुपर एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।